वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में क्लास सिक्स का चैप्टर सेकंड जो कि हिस्ट्री की बुक का है, जिसका नाम है हमारा अतीत पार्ट वन। और ये जो वीडियो है ये यूपीएससी सीएससी के साथ साथ जो सिक्स क्लास के स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो आप भी जो है हर पॉइंट को ध्यान से समझेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सेकंड चैप्टर। तो आज का जो सेकंड चैप्टर है उसका क्या नाम है, तो उसका जो नाम है वो है अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तभी आपको जो है सेकंड वीडियो समझ आएगी। क्योंकि ये जो सिक्स क्लास की हिस्ट्री है, ये इसका जो सारे चैप्टर जो है वो एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो चलिए, तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। क्लियर है, क्या है? अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। देखिए अब क्या होता है, जो मनुष्य है वो धीरे धीरे जहां पहले चीजों को खत्म करता जा रहा था, यानी कि कहीं पर भी रहने के बाद वो जहां पे चीजों को जंगलों में रहने के बाद वहां पे फल फूल पत्तियों को खाकर वहां खत्म कर दे रहा था, अब धीरे धीरे जो है उनका उत्पादन करना भी स्टार्ट कर देता है। क्लियर है, इस पूरे चैप्टर में आपको यही समझाया जाएगा। क्लियर, तो चलिए सबसे पहले पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए आरंभिक मानव आखिर वह इधर उधर क्यों घूमता था? सबसे पहला पॉइंट यही है कि आखिर आखिर वह जो आरंभिक मानव था वो इधर उधर क्यों घूमता था, आखिर में उसके इधर उधर घूमने का क्या कारण था। तो देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। क्लियर है, कितना? 20 साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? आज हम उन्हें अखेटिक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। किसके? अखेटिक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अखेट का मतलब या अखेटिक का मतलब क्या होता है? शिकार या शिकारी करने वाला। ठीक है, शिकारी करने वाला, याद रखिएगा। और खाद्य संग्रह का मतलब होता है कि किसी भी जंगल में रहने के बाद वहां पर जो चीजों को इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि फल फूल पत्तियां और जानवर का मांस, जब इकट्ठा करके उसको खाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसी को कहते हैं खाद्य संग्रह। ठीक है, तो शिकारी यानी कि अखटिक अखटिक खाद्य संग्रह का नाम से इनको जाना जाता है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, क्या करते हैं? भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही जो है उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आमतौर पर खाने के लिए वह जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछलियां चिड़िया को पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे और उसके बाद इनको खाया करते थे। क्लियर है, तो आमतौर पर ये लोग क्या करते थे, जो अखाटे खास संग्रह थे, ये लोग क्या करते थे, ये आमतौर पर खाने के लिए जो है जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियों को पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे और उससे अपना पेट को भर लिया करते थे। क्लियर है, नेक्स्ट समझिए, आगे देखते हैं वीडियो में। देखिए अखाटे खास संग्रह जो है ये समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, ऐसे करने के कई कारण थे। क्लियर है, पीछे अभी आपने समझा कि भैया ये लोग कैसे अपना पेट को कैसे भरते थे, अपना जीवन इनका कैसा चलता था, मतलब अपना खाने का इंतजाम कैसे करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, जंगली जानवरों को मार दिया, चिड़ियों को पकड़ लिया, है ना, और बीज जो थे उनको खा लिया, पत्तों को खा लिया, उससे जो ही अपना पेट भर लिया करते थे। अब बात आती है कि जो अखंडित खाद्य संग्रह थे वो समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, ऐसे क्यों? ऐसा क्या कारण था जो ये एक जगह पे टिके नहीं रहते थे? जबकि करंट में बात करें, आज तो लोग ऐसा नहीं करते हैं। आज लोग जहां होते हैं वहां पर 20 25 30 साल 40 साल तक, कई कई तो 50 60 साल तक भी वहां पर टिके रहते हैं, है ना। तो उस समय ऐसा क्या होता था और आज में क्या डिफरेंट है? तो देखिए ध्यान से समझिएगा हर पॉइंट्स को, क्योंकि एग्जाम है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और जो सिक्स क्लास के स्टूडेंट है वो तो हर पॉइंट्स को ध्यान से समझेगा, क्योंकि यहाँ से आपका सीधा क्वेश्चन बनकर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सबसे पहला कारण क्या था, यहाँ यही था, सबसे पहला कारण यही था, अगर वह एक ही जगह पर ज्यादा दिन तक रहते थे ना, तो आसपास के क्या करते थे, पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। देखिए सिंपल सी एक बात है, जाहिर सी बात है, आप किसी जगह पर रहते हैं, आपके घर में राशन है, आप उसको डेली खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, खत्म ही तो होता है ना। अब वो खत्म होगा और अगर आप उसको लेके नहीं आओगे तो एक समय क्या आएगा, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो होता क्या था, यही होता था कि वहां पर भी उस समय भी क्या होता था कि पौधे फलों और जानवरों को खाकर ये लोग समाप्त कर देते थे। मान लीजिए ये लोग नर्मदा नदी के पास रह रहे हैं और वहां के जंगलों पर इन्होंने काफी सालों से इनका वहां पर ये लोग रहते थे, तो वहां पर अब धीरे धीरे इन्होंने जो है चीजों को खाकर खत्म कर दिया, क्योंकि उत्पादन यानी कि चीजों को उगाना तो एकदम नहीं सीखा मनुष्य, धीरे धीरे करके उसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है, धीरे धीरे करके विकास हुआ। तो यही सबसे पहला कारण यही यहाँ पर बताया गया है कि ज्यादा दिनों तक रहते थे, मतलब एक जगह पर ज्यादा दिनों तक रहने के बाद क्या होता था, जो आसपास के पौधे पौधे होते थे फल होते थे जानवरों को खाकर ये समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। क्लियर हो गया, पहला पहला कारण क्लियर हो गया। दूसरा कारण देखिए,
दूसरा कारण यही है कि अगर जानवर अपना शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरा जगह जगह जाया करते थे, इसीलिए इन्हीं जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। अब जो मांसाहारी लोग थे वो क्या करते थे कि भैया जिन जानवरों का वो शिकार करते थे, अब वो जानवर तो क्या करते थे, वो जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए उस जानवर के पीछे जाया करते थे, या फिर जो हिरण होते हैं या मवेशी होते थे, वो अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। तो उस समय का मनुष्य भी क्या करता था, वो भी यही करता था, वो भी उन्हीं के पीछे जाया करता था ताकि उसको भोजन मिल सके। ठीक है, कौन करता था ऐसा, वह ऐसा इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग, ठीक है, जो मांसाहारी लोग होते हुआ करते थे उस समय, उनका पीछा पीछा जो है पीछे पीछे जाया करते थे। क्लियर, सेकंड कारण, जो सेकंड कारण था वो क्लियर हो गया आपको। थर्ड देखिए, थर्ड कारण क्या था, यही कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार कई इलाकों में घूमते रहते थे। जाहिर सी बात है, देखिए पेड़ पौधों पर जो है, जो फल होते हैं, फल फूल जो होते हैं, वो अपने अपने समय पर आते हैं। क्लियर है, कहीं मार्च में आते हैं, तो कहीं अप्रैल में आते हैं, कहीं जनवरी में आते हैं, तो अपने अपने समय पर आते हैं। लेकिन भूख तो डेली लगती है, भूख का तो ऐसा नहीं है ना कि अलग अलग महीने में आएगी। तो इसलिए क्या होता था, पेड़ पौधों पर फलों का अलग अलग मौसम में आना इन्हें लोगों का परिवर्तन का एक कारण ये भी हो चुका था। इन लोगों को इसलिए भी परिवर्तन करना पड़ता था कि जहां पर उस समय जो है फल या पौधे लगे होते थे, ये उन्हीं स्थान पर परिवर्तन अपना कर लेते थे, यानी कि उपयुक्त मौसम के अनुसार कई इलाकों में ये घूमते होंगे, ये कहा गया है। चौथा कारण क्या था, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। अपने और अब पानी झील झरने तथा नदियों में ही मिलता है। देखिए जाहिर सी बात है, पानी के बिना तो किसी भी प्राणी का या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। ठीक है, एक टाइम पे खाना अगर नहीं भी मिलता, ठीक है, तो भी मनुष्य जो है जीवित रह सकता है, लेकिन पानी ना मिलना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसीलिए पानी के जो है तलाश में भी ये जो लोग हैं, वो झीलों और झरनों तथा नदियों में ही जो है वहां पर अपना परिवर्तन करते रहते थे, जहां पर इनको पानी मिल जाए। कई जगह होता है गर्मियों में पानी सूख जाता है, कहीं पर बरसात में पानी मिलता है ना, तो इसीलिए ये अपना परिवर्तन भी करते रहते हैं। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता था। कई नदियां ऐसी थी जहां पर झीलों झरनों में पानी नहीं सूखता था, और कई नदियां ऐसी थी जहां पर पानी बस जब बरसात होगी तभी मिल पाता था। तो परिवर्तन इनका चलता रहता था, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा, ये कहा गया है। क्लियर है, और ज्यादातर अभी हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि लोग नर्मदा नदी के पास ज्यादा रहा करते थे, क्योंकि पानी का जो है वहीं पर नर्मदा नदी से काफी नदियां निकलती है, वहां पे काफी नदियों का विलय होता है, तो इसीलिए लोग वहां ज्यादा रहा करते थे। क्लियर है, तो ये चार कारण थे, आप याद रखिएगा। लोगों के परिवर्तन होने का कारण यही था उस समय कि भैया खाने से लेकर पानी तक की जरूरतों को पूरा करने के लिए और अपने पेट को और जीवित रहने के लिए, पेट को भरने के लिए और जीवित रहने के लिए इन लोगों को जो है अपना स्थान को परिवर्तन करते रहना पड़ता था। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी अब कैसे मिलती है। अब पूछा जाता है कि जो आरंभिक मानव था उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, आखिर में कैसे पता लगाएं कि आरंभिक मानव रहा करते थे या मानव बहुत साल पहले आ चुके थे। तो उसके बारे में देखिए, पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा, हर पॉइंट्स को। ठीक है, हर जो 6 क्लास के स्टूडेंट है वो भी, आप भी लोग भी जो है पॉइंट्स को ध्यान से समझिए, क्योंकि इंपॉर्टेंस है। देखिए, लोग अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे, वही इनमें इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। ठीक है, लोग क्या करते थे, अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाया करते थे। ठीक है, और इनमें से पत्थरों का औजार आज भी हमको मिलते हैं। कुछ पत्थरों के औजार ऐसे हैं जो कि आज भी हमको उस समय के मिलते हैं। जैसी बात है, देखिए उस समय मनुष्य जब स्टार्टिंग हुई थी, तो एकदम ये तो नहीं है कि लोहे का जो है ज्ञान हो गया होगा या तांबे का ज्ञान हो गया होगा या चांदी का ज्ञान हो गया होगा, नहीं ना। उस समय एक ही एक औजार हुआ करता था, एक ही चीज थी, वो था पत्थर। क्या था, पत्थर। और पत्थर उस समय बहुत बड़ी भूमिका निभाता था। ठीक है, चाहे हम बात करें नव पाषाण काल की या पूरा पाषाण काल की, बहुत बड़ा भूमिका निभाता था उस समय। तो इसीलिए कहा जाता है कि पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे उस समय, और इनमें से पत्थरों के औजार जो है आज भी मिले हैं। इनमें से अब देखिए पत्थरों के औजार कैसे कैसे बनाए जाते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग जो है फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। क्लियर है, यानी कि जो पत्थरों से औजार बनाए जाते थे उनका उपयोग कैसे करते थे लोग, फल फूलों को काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने के लिए तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए उनका प्रयोग करते थे। कुछों के साथ तो हड्डियां, कुछ कुछ जो औजार बनाए जाते हैं ना, कुछ के साथ क्या होता था, देखिए कुछ के साथ तो हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। अच्छा, ये क्यों बनाए जाते थे, ये जानवरों से बचने के लिए बनाए जाते थे, ताकि अगर कभी जानवरों का हमला हो तो वो इन हथियारों से जो है अपनी सुरक्षा कर सके। कुछ औजारों से लकड़ी काटी जाती थी
लकड़ी का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो आप रिवीजन करते रहिएगा। क्लियर है? तो कुछ क्या होता था, हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले या बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, या कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग जो है वो ईंधन ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और जो है औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। क्लियर हो गया? अच्छा, इमेज में देखिए आप, इमेज में देखिए, देखिए ये आप दो इमेज देख सकते हैं जो कि पत्थरों का बनाया हुआ औजार है। अब ये दोनों इमेज में क्या दर्शाया गया है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो इधर साइड वाला आप देख रहे हैं बाएं तरफ वाला, ये इंसान के खाने योग्य जड़ों के खोदने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये पत्थर जो है, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि नीचे जमीन की खुदाई कर रहा है ताकि जो है उसमें फल फूल लगाए जा सके। सेकंड वाला जो आप देख रहे हैं जो कि दाएं तरफ है, इसमें जानवर की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि इस पत्थर से क्या होता था, ये थोड़ा नुकीला पत्थर है, देख सकते हैं आप। ठीक है, नुकीला पत्थर है सुई की तरह, आजकल तो सुई होती है, तो ये नुकीला पत्थर उस समय इसलिए बनाया जाता था ताकि जो जानवरों की खाल होती थी उसमें छेद किया जा सके ताकि उसको पहनने योग्य, उससे वस्त्र बनाए जा सके, किसके लिए, पहनने योग्य। तो आप देख सकते हैं कि मनुष्य कितनी जल्दी तरक्की कर रहा है। क्लियर? अब देखिए सेकंड, देखिए आपके इसमें जो पॉइंट्स है वो यही है कि रहने की जगह निर्धारित करना। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आप इसको मैप के थ्रू समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए, रहने की जगह निर्धारित करना, मैंने अभी आपको समझाया कि लोगों के लिए जो स्टार्ट हुआ था, यानी कि हम पूरा पाषाण काल की अगर बात करें तो उस समय पत्थरों का बहुत बड़ा महत्व था। क्या था? पत्थरों का बहुत बड़ा महत्व था। तो लोग उस समय क्या करा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे। कहां पर? गुफाओं में रहा करते थे। तो उसी में जो है लाल त्रिकोण वाले जो स्थान आप देख रहे हैं ना, जैसे कि ये भीम भेट का ये वाला आप स्थान देख रहे हैं, कुरनूल गुफाएं देख रहे हैं आप। ठीक है, ये वाली जो जगह है और ये उसकी जो है ये भी, ठीक है, यहाँ पर जो है पुरस्थल है जहां पर अखाटे खास संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं? अखाड़ी खास संग्रह के होने के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी कई स्थानों पर जो है इनके जो है इनके जो है प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, लेकिन गिने चुने ही स्थान है जहां पर इनके अभी तक प्रमाण मिले हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पर पाए गए हैं। आप ये देख सकते हैं ना कि जो भीम भेटका है यहाँ पर सबसे ज्यादा रहा करते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्यों रहते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नर्मदा नदी दिख रही होगी आपको। क्या है? नर्मदा नदी आपको यहाँ पर दिख रही है, तो आसानी होता था, पानी वानी आराम से उपलब्ध हो जाता था, सूखा वूखा कभी यहाँ पर पड़ता नहीं था, पानी की जरूरत इतनी नहीं होती थी। ठीक है, तो लाल त्रिकोण वाले जो है वो पूरा पाषाण पूरा स्थल है। वहीं ब्लू कलर के जो आप बॉक्स में देख रहे हैं वो क्या है, नवपाषाण पूरा स्थल है। वहीं जो आप सर्कल में गोल में देखेंगे वो क्या है, वो महापाषाणिक जो है पूरा स्थल। वहीं आरंभिक गांव, उसके बाद आधुनिक नगर है। ये हम आगे की वीडियो में ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, तो अब देखिए आगे पॉइंट्स को समझिए। अब देखिए होता क्या था, अभी मैंने आपको बताया कि भाई लोग गुफाओं में रहा करते थे, गुफाओं में ही रहकर पत्थरों पर जो है अपने पत्थरों से औजार बनाया करते थे, उन्हीं से जो है अपनी रक्षा भी करा करते थे और जो है हथियार भी उन्हीं से तैयार करा करते थे। पत्थरों का उपयोग जो है उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर उन्हें मिल सके। क्लियर है? क्यों ढूंढते थे ये भी मैंने आपको पीछे वीडियो में हमने क्लियर कर ही लिया है। अब भीमबेटका जो है वो आधुनिक मध्य प्रदेश के पास है। इस पुरस्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं। लोग इन्हीं गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, अब देखिए गुफाओं में रहने का कारण क्या था, गुफाओं में रहने का कारण यही था कि लोग इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ठीक है, और गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है, और ये सारी गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है, यानी कि पानी की उपलब्धता वहां पर मौजूद होगी ही होगी। क्लियर है? अब पता कैसे चलता है कि गुफाओं में ही मनुष्य रहा करता था उस समय, इंसान जो है वो गुफाओं में रहा करता था पहले। देखिए पता ऐसे चलता है कि गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछों की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या मिला है, यहाँ पर देखिए चित्र मिले हैं, यानी कि पत्थरों पर जो है चित्रकारी करी गई थी। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश के दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। चित्र जो है चित्र मिले हैं। क्लियर है? इसमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से संजीव चित्रण किया गया है, और ये यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं कि एक मनुष्य जो है वो जानवर के पीछे भाग रहा है। क्लियर है? तो मनुष्य गुफाओं में रहता था, उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो यही है कि वहां पर जो है चित्र मिले हैं। ठीक है, क्या मिले? चित्र मिले, जो कि जानवरों का सबसे ज्यादा वहां पर संग्रह किया गया, वहां पर जानवरों के सबसे ज्यादा चित्र बनाए गए हैं। क्लियर है? याद रहेगा। तो जगह जो है, रहने की जगह निर्धारित करना था वो यही था, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इमेज के थ्रू ज्यादा समझ आता है, इसलिए मैंने इसमें पॉइंट्स नहीं रखे, क्योंकि पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इमेज के थ्रू समझिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझिए, जो ये आप यहाँ पे कुरनूल गुफाएं देख रहे हैं ना, कुरनूल गुफाएं, यहाँ पर आग का जो है, आग की राख यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अभी आगे की वीडियो में हम क्लियर करते हैं। देखिए आगे, देखिए देखिए आग की खोज। अब आग की खोज कैसे हुई?
अभी मैंने आपको कुरनुल गुफा दिखाई है, याद रखिएगा। देखिए कुरनुल गुफा में जो है राख के अवशेष मिले हैं, क्लियर है, कहाँ मिले हैं, कुरनुल गुफा में ही राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यही है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, क्लियर। तो कुरनुल जो गुफा थी वहां पर क्या मिले हमको, आग के अवशेष मिले हैं। तो उससे यही पता लगाया जाता है कि भैया यानी कि यहाँ के लोगों ने जो है खाद यानी कि यहाँ के लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। वहीं आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया किया गया होगा, याद रखिएगा। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सीएससी वाले बिल्कुल इसको याद रखें, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए, क्लियर है। तो अभी औजार हो रहे थे, पत्थरों का औजार बनाया जा रहा था, अब आग का आविष्कार हो गया तो आग से तो और तेजी से जो है जानवरों को दूर भगाया जा सकता है ना। और ज्यादा से ज्यादा जो अभी तक ऐसी फलों को खा लिया जाता था, सब्जियों को पकाया नहीं जाता था, पत्ते को जो ऐसी कच्चा खा लिया जाता था, अब जो है आग के आविष्कार के बाद जो है उन चीजों को, मांस को भूनकर और खतरनाक जानवरों से दूर आदि भागने के लिए जो है आग का जो है आविष्कार जो है ये कार्य किया जाता होगा, ठीक है। अब देखिए नाम की तिथियां, ये जो साइड में आप देख रहे हैं, जो कि पोस्ट एक जो यहाँ पर इमेज आप देख रहे हैं, नाम की तिथियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं वो पुरातात्विदों ने जो है उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं, क्लियर है। जैसे कि आपने देखा होगा नवपाषाण काल बोला जाता है, पूरा पाषाण काल बोला जाता है ना। तो ये आखिर में है क्या, इनका अर्थ क्या होता है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए आरंभिक काल में जो है, आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब आरंभिक काल स्टार्ट हुआ उसे क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यह दो शब्द पूरा, पूरा का मतलब क्या होता है, पूरा यानी कि प्राचीन, याद रखिएगा, पूरा यानी कि प्राचीन, और पाषाण, पाषाण यानी कि पत्थर। अरे अभी तक हम तो यही तो समझ आ रहे हैं कि पत्थरों का युग चलता आ रहा है ना। तो यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों से महत्व जो है औजारों का महत्व को बताता है। वहीं पूरा पाषाण जो काल था वो लगभग आज से 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया था, एक था आरंभिक मध्य एवं दूसरा था उत्तर पूरा पाषाण युग, क्लियर है। वही मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई है, याद रखिएगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भैया जो मानव इतिहास की जो 99% कितनी 99% जो कहानी है वो इसी काल में निकल गई, यानी कि पूरा पाषाण काल है इसी में निकल गई। और मतलब 1% बची है जो हम अभी जी रहे हैं, बताइए। जिस काल में अब देखिए जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलता है उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं, ठीक है। मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग इसको कहा जाता है। और इसका टाइम पीरियड क्या था, इसका टाइम पीरियड करीबन 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है, ठीक है। अभी हम आगे समझेंगे कि पर्यावरण कैसे हुआ, ठीक है। वहीं इसी काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, याद रखिएगा। जो जब पर्यावरण में बदलाव आता है, जिसको मध्य पाषाण काल स्टार्ट हुआ जहां से, उसमें जो है औजार जो थे वो बहुत छोटे मिले, जिनको क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ, क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा गया, ठीक है। यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार भी इसमें मिलने लगे। क्लियर है। जहां तक अभी तक तिकोने वाले बनाए जा रहे थे, अब आरी वारी भी इसमें देखने को मिल गई। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे होंगे, क्लियर। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। वही 10,000 साल पहले से होता है और वही अगले युग की शुरुआत जो है 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है ये हम आगे वीडियो में समझेंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए अब देखिए बदलता जलवायु, बदलता जलवायु क्या था। अब देखिए जलवायु में जो है परिवर्तन आया लगभग 12,000 साल पहले। अभी मैंने आपको समझाया था, लगभग 12,000 साल पहले जो है दुनिया के जलवायु में बड़ा बदलाव आया और गर्मी बढ़ने लगी। अब क्या हुआ, जब दुनिया के जलवायु में बदलाव आया तो गर्मी बढ़ने लगी। अब गर्मी बढ़ने से क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, ठीक है। कौन से, घास वाले मैदान, याद रखिएगा, ठीक है। कौन से बनने लगे, घास वाले जो मैदान है वो बनने लगे। अब जब घास वाले मैदान बनने लगेंगे तो होगा क्या, हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जो कि घास खाकर जिंदा रह सकते थे। भाई जाहिर सी बात है, ये जानवर तो वो जानवर है ना जिनको घास की उपलब्धता होती है, जो कि अपना भोजन जो है घास से प्राप्त करते हैं, है ना। तो इन्हीं जानवरों की जो है संख्या बढ़ने लगी। हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे अन्य जो और जानवर थे उनकी जो है संख्या में बढ़ोतरी हो गई। अब जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वह भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने के आदतों का, प्रजनन के समय का जानकारी हासिल करने लगे। अब देखिए मनुष्य ने अपनी तरक्की स्टार्ट कर दी।
जहां पहले वो अभी हम पीछे पढ़ते आ रहे थे कि भैया जानवरों को पकड़कर उनको मारकर खाया जा रहा था, अब धीरे धीरे मनुष्य ने क्या करने लगा, इनके बारे में जानना स्टार्ट कर दिया कि इनको क्या खाना पसंद है, इनको कितने समय के लिए कितना पानी की उपलब्धता होती है, या इनको कितना आराम चाहिए होता है। मतलब इनका जो है रोजमर्रा की जो जानवरों की जिंदगी होती थी उनके बारे में पता करने लगे। किनके बारे में? पालतू जानवर, जैसे कि हिरण हो गया, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, इन सब के बारे में। क्लियर है? जानकारी इकट्ठा करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़ा अपनी जरूरतों के अनुसार पानी की बात सोचने लगे हो। मतलब इनको यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है इनको पालने की बात सोचने लगे थे। जहां पर अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि लोग इनको खाने की बात सोच रहे थे, भैया पकड़ लो, मार दो और खा लो। पर अब लोग इनको ये सोचने लगे कि अगर हम इनको पालतू बना ले तो इनसे हमें काफी चीज उपलब्ध हो सकती है। ठीक है? साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी, याद रखिएगा। क्लियर? आगे देखिए, अब खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? देखिए अभी हमने पीछे समझा कि भैया लोग जहां पहले जानवरों को खा रहे थे अब उनको पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? अब उनको अपने पास रखना, उनकी जरूरतों की चीजों को पूरा करने लगे। अब उसी दौरान जो हो खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। खेती की कैसे हुई और पशुपालन की कैसे हुई, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसी दौरान क्या हुआ, उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगाने लगे थे। अब लोगों ने क्या करा, जहां पहले चीजों को खत्म करते जा रहे थे, यानी कि खाकर दूसरी जगह परिवर्तन हो रहे थे, लेकिन अब लोगों ने एक ही जगह पर रहना निश्चित कर लिया और वहीं पर चीजों को उगाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि दिमाग जो है वो विकसित होने लगा, जहां पर सबसे पहले गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगाने ये लोग लगे। शायद महिला, पुरुषों और बच्चों ने अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। पर देखिए खत्म कर रहे थे, खा रहे थे, खत्म हुआ, उगाने की कोई प्रक्रिया नहीं, इसीलिए इनको परिवर्तन होना पड़ता था। अब एक ही जगह पे टिक कर इन्होंने समझा कि चीजों को कैसे उगाया जाता है, कितने समय में उग जाता है, इनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, वो लोग ये समझ गए। यानी कि महिला, पुरुष और बच्चों ने जो है अनाजों के भोजन को बटोरना अब क्या कर दिया, शुरू कर दिया। साथ ही वह यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार हो जाते थे। मतलब अब ये अपने दिमाग को और विकसित करने लगे कि आखिर में अनाज कहाँ पर उगता है और कितने समय में पककर तैयार हो जाता है और उसकी कैसे हम उसका भंडारण कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि उसको बचा सकते हैं। तो ऐसे करते करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इसी प्रकार धीरे धीरे जो है कृषि बन गए होंगे। अब धीरे धीरे लोग जो हो गए यानी कि किसान बनने की जो है उसमें आ गए। ठीक है? इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों का आकर्षित कर उनका पालतू बनाया होगा। यानी कि जाहिर सी बात है ना, जहां पर पहले जानवरों को भी खा लिया करता था, खा के खत्म कर देते थे, अब उनको भी जो है ये लोग पालतू बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ताकि इनसे क्या होता था, जानवरों से इनको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता था। जैसे सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज यानी कि पूर्वज था। क्लियर है? यानी कि उसका पूर्वज था। धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों का के नजदीक आने का उत्साहित करने लगे थे। यानी कि देखिए इनको पता चल गया था कि हम जिन जानवरों को पहले खा लेते थे, अगर उनको हम पालतू बनाएंगे तो उनसे हमें क्या होगा, उनसे हमें दूध, दही, ये सब चीजें जो है प्राप्त हो सकती हैं और बाद में हम इनको खा भी सकते हैं। जैसे कि बाद में जब इनकी तबीयत खराब होती है, जानवरों की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय इनको हम खा भी सकते हैं, इनसे हमें मांस भी जो है वो प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों का आक्रमण से उनकी इनकी रक्षा किया करते थे। क्लियर है? जो जंगली जानवर होते थे वो इनको नुकसान पहुंचाते थे, तो मनुष्य जो था उसकी रक्षा किया करता था और बाद में उसे अपना पालतू बना लेता था। तो इसी तरह जो है पशुपालक बन गए होंगे। तो यही दोनों प्रक्रिया है, कृषक से पशुपालक और पशुपालक से कृषक बनने की। ठीक है? आप समझ गए होंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। चलिए अब देखिए बचने की प्रक्रिया। अभी हमने पूरे वीडियो में हमने यही समझा कि बचने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए यहां भी समझिए ध्यान से, लोगों द्वारा पौधा उगाना और जानवरों की देखभाल करना बचने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। ठीक है? तो लोगों के बचने की प्रक्रिया यही कहा जाता है कि लोगों ने जो है पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल करने का ही बचने की प्रक्रिया कहा गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यही थी कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवर का लोग चयन करते थे। ठीक है? यानी कि लोग ये देखा करते थे कि किस पौधे को कितने दिन तक रखा जा सकता है, क्या यह आगे चलकर भी उन्हें अनाज प्राप्त कराएगा। या जानवरों में भी सेम देखा जाता था कि किस जानवर कब तक रहेगा और कब तक वो मनुष्य पे हावी नहीं हो सकता है। क्लियर है? मान लीजिए कल को जाके 2 दिन रखा और 2 दिन के बाद वो हावी हो गया यानी कि जंगली बन गया, तो क्या फायदा। तो जंगली और पालतू में यही फर्क उस समय देखा जाता था। आज भी देखा जाता है कि तौर पर जो है लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे जिनका बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दाने के भार को संभाल सकती थी।
क्लियर है? यानी कि लोग ऐसे पौधे का चयन करते थे जिनकी जो डंडी होती है वो ऐसी डंडी मजबूत हो कि वो अनाज को संभाल सके, ठीक है ना, चाहे कितना भी अनाज हो वो उसको संभाल सके। और जानवरों का भी ऐसी चयन करते थे कि भाई कोई जानवर ऐसा ना हो कि वो जल्दी बीमार पड़ जाए, क्लियर। वहीं ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। देख रहे हैं आप, जहां पहले अभी मनुष्य जो है वो चीजों को खा रहा था, खा के खत्म कर रहा था, अब उनको संभालना स्टार्ट कर दिया। जानवरों के आगे प्रजनन के लिए भी चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपने गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवर का दांत और सींग छोटा होता था, याद रखिएगा, क्लियर है। तो मिसाल के तौर पर अगर बात करें तो जंगली जानवरों की तुलना में जो पालतू जानवर था उसका दांत जो होता था वो सींग और वो सब छोटा होता था, क्लियर। तो इसी तरह जो है ये बसने की प्रक्रिया ऐसे शुरू हुई और बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यही करीबन 12 साल पहले शुरू हुई और वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आता है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आती है, याद रखिएगा। जैसे गेहूं और जौ आता है ना, उसी तरह अगर पूछा जाए एग्जाम में कि पालतू किसको बनाया गया था तो कुत्ते के बाद जो है भेड़ बकरी को बनाया गया था, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार है। देखिए अभी पूरी वीडियो में हम यही लोग समझते आ रहे हैं कि जानवरों को खाया जा रहा था, खत्म किया जा रहा था। अब देखिए जानवरों को धीरे धीरे ये लोग पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। जानवर चलते फिरते खाद्य संग्रह है, ये बात बिल्कुल सही है, ये मनुष्य अब समझ चुका था कि इनको खाकर खत्म करने से बेस्ट होगा कि इनको पालतू बनाया जाए, इनकी देखभाल करी जाए और इनसे चीजों को प्राप्त किया जाए। तो वही किया, जानवर बच्चे देते हैं जिसके अनुसार संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल किए जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ में उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो कि भोजन का एक अच्छा स्रोत होता था। यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन जो होता है वो भोजन का भंडारण का एक तरीका होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पशुपालन क्या होता है, भोजन का एक भंडार का जो है एक तरीका होता है, क्लियर है, याद रहेगा। तो यही वीडियो में जो है इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। जानवर चलते फिरते खाद्य संग्रह तक याद रखिएगा। आगे भी इसमें पॉइंट्स काफी दिए हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने वो आपको नहीं कराए। देखिए एक चीज और समझिए इस चैप्टर में, देखिए ये जो है कब्र के बारे में बताया गया है, यानी कि मेहरगढ़ में जो है जीवन मृत्यु। अब बात आती है कि भैया उस समय जीवन कैसा होता था, मतलब मरण की प्रक्रिया कैसी थी और कैसे लोगों ने जो है रहा करते थे। तो देखिए मेहरगढ़ है, ठीक है, मेहरगढ़ है, वहां पर जो है वहां वह स्थान था जहां की स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाने और भेड़ बकरी पालन सीखा था, ठीक है। मेहरगढ़ जो था, मेहरगढ़ याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले स्त्री पुरुष ने क्या करा, गेहूं जो उगाना सीखा और भेड़ बकरी पालन सीखा। वही कहा जाता था कि लोगों की आस्था यही थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ठीक है। ये जो इमेज है ये मैंने इसलिए लगाई है कि आपको समझा सकूं। देखिए लोगों की उस समय यह आस्था होती थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, मतलब उनका ये कहना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो ये लोग क्या करते थे, कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। और मेहरगढ़ में जो है ऐसी कई कब्रें मिली है, ठीक है। और एक कब्र आप ये भी देख सकते हैं, इसमें देखिए आप देख सकते हैं एक मनुष्य को एक जो है, एक माफ कीजिएगा, एक मनुष्य को जो है इसमें दफना रखा है। और दफनाने के बाद देखिए क्या हो रखा है, उसके बगल में आप ये कुछ और जानवरों की जो है इमेज भी देख सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये भेड़ बकरियों को, मतलब उसकी जो चीजें होती थी जिससे वो आकर्षित होता था, मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। ये कहा जाता था कि परलोक में मृतक के खाने के लिए ये रखा गया है। बताइए उस समय कुछ ऐसी प्रथा होती होगी, तो इसीलिए जो है ये जो है शरीर के साथ जो है भेड़ बकरियों को भी दफनाया जाता था ताकि जो है ये वहां पर, मतलब मरने के बाद जो है ये वहां पर खा सके, परलोक में ये उसको भोजन प्राप्त हो सके। तो आप देख सकते हैं इमेज में। तो यही था आज की चैप्टर, आपके लिए सेकंड चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, क्लियर है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट्स में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर को आपको कैसा लगा, सेकंड चैप्टर आपको समझ आया तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया है, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको भी वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही आज का सेकंड चैप्टर था, ठीक है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया हो। पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आज की आपने सुबह करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको भी जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।